जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा चलेगा। साथियों, कल आपका खान सर के बुक से प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कशन हो चुका है और उसका पीडीएफ जो है आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हैं, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, कहाँ पर आपको क्लास का पीडीएफ मिलेगा, कहाँ पर क्लास का नोट्स मिलेगा। ठीक है, बूस्टर जीके कैसे मिलेगा, वन लाइनर जीके कैसे मिलेगा, आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, मुद्रास्फीति या फिर डी लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो इसका सही जवाब है मुद्रास्फीति, जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति यह अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को दर्शाती है। ठीक है, मुद्रास्फीति जो है ये जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता है। ये क्या करता है? तो ये जनसंख्या की आर्थिक स्थिति और क्रय शक्ति को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, मुद्रास्फीति। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। यह एक गैर बाजार क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें वस्तु का उत्पादन और जो उपभोग है वो व्यक्तिगत स्तर पर हो रहा है। जैसे कि राम के पास एक गाय है, तो जो गाय का दूध है वो स्वयं उपभोग करता है। ठीक है, तो ये एक गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। इसमें ना बिक्री ना आर्थिक लाभ के लिए इसमें कोई काम हो रहा है, इसलिए गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। बी ऑप्शन, मोहन एक कृषक है, वह फसल बेचता है। ठीक है, काजू एक दुकानदार है, वह किराने का सामान बेचता है। नेहा एक बुटीक चलाती है और ऑर्डर पर कपड़े मिलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों ऑप्शन में से ए ऑप्शन जो है यहाँ पर स्वयं के लिए जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल हो रही है, बाकी सभी में यहाँ पर बेचा जा रहा है। तो ए ऑप्शन जो है ये गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। चलिए आगे देखिए, ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ठीक है, ईमानदार। तो ऑनेस्टी जो वर्ड है ये कौन सा नाउन है, ये आपको बताना है। तो ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, और ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, बताइए क्या है? और क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे, कल भी आपका प्रैक्टिस सेट 1 हुआ था, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताए हैं वो पूरा आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। जिनको भी नोट्स चाहिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं। स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा। बिहार पुलिस का पिछले 12-13 साल का वन लाइनर फॉर्म में जो क्वेश्चन बैंक है वो भी आपको मिलेगा, प्लस जो क्लास आपका चल रहा है उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। इसका सही जवाब है डिंब वाहिनी। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है? तो साथियों, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र जो है मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मस्तिष्क। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मस्तिष्क शरीर को नियंत्रण करता है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो इसका सही जवाब है इकाइनोडर्मेटा। डी ऑप्शन आपका सही है। बुक में आंसर ए दिया हुआ है, लेकिन आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे देखिए, एक अपसारी दर्पण कौन सा है?
चलिए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर बताइए। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है एक उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण होता है, क्योंकि ये क्या करता है, सभी प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है उत्तल दर्पण, इसलिए ये एक अपसारी दर्पण है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा। इसको कैसे निकालना है हम आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना है और इसका वेग कितना है, आधा हो रहा है, तो वस्तु का संवेग बताना है। तो संवेग P बराबर क्या होता है, mv। ठीक है, संवेग बराबर mv। तो प्रारंभ में संवेग मान लेते हैं mv है, उसके बाद यहाँ पर द्रव्यमान को 4 गुना किया जा रहा है तो 4m हो जाएगा, गुना वेग को कितना आधा करना है, 1/2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 4 को काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो P बराबर क्या हुआ यहाँ पे 2mv। तो यहाँ पे mv है और यहाँ से भी mv को निकाल दीजिए तो क्या बचा 2, यानी कि 2 गुना होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बी ऑप्शन में दिया है 2 गुना होगा। आगे देखिए, विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें फ्यूज का इस्तेमाल करना चाहिए। डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिहार में डैश वन्यजीव अभ्यारण्य डैश राष्ट्रीय पार्क और डैश टाइगर रिजर्व है। यानी कि बिहार में आपको बताना है कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, कितने राष्ट्रीय पार्क है और कितने टाइगर रिजर्व है। तो बिहार में 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 2 राष्ट्रीय पार्क है और 1 टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए 12, 2, 1, यानी कि 12 वन्यजीव अभ्यारण्य, 2 राष्ट्रीय पार्क, 1 टाइगर रिजर्व। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में भावर, तराई, बांगर, खादर ये सब दिया हुआ है और सूची 2 में यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पुराना जलोढ़ मिट्टी है और इसके बारे में कई बार बता चुके हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको कहते हैं बांगर, ठीक है, और एक होता है नई जलोढ़ मिट्टी जिसको कहते हैं खादर। तो यहाँ पे बांगर और खादर दिया हुआ है तो ये हमारे लिए सबसे आसान हो गया। तो पुराना जलोढ़ मिट्टी का हो जाएगा बांगर, यानी कि 3 का 4। देखिए किस ऑप्शन में है 3 का 4, तो देख सकते हैं केवल एक ही ऑप्शन में 3 का 4 दिया हुआ है। अब खादर क्या हो जाएगा 4 का, तो यहाँ पर देख सकते हैं खादर, यहाँ पे युवा निक्षेप, इसका मतलब होता है नई जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो खादर का क्या हो जाएगा 1, तो यानी कि 4 का 1, देख सकते हैं 4 का 1 दिया हुआ है, 1 का 2, 2 का 3, 1 का 2। भावर क्या है, छिद्रपूर्ण मिट्टी भावर। और तराई क्या है, तो तराई के लिए हो जाएगा आपका घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र को बोला जाता है तराई। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरे तरफ यहाँ पर सहायक नदी दिया हुआ है। तो सबसे पहले गोदावरी की बात करें तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदी है वैनगंगा। गंगा की सहायक नदी है कोसी। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी क्या है, तो कृष्णा की सहायक नदी है अमरावती। और कावेरी की सहायक नदी है कोयना। यानी 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, इसमें भी दिया हुआ है 3 का 1। चलिए 3 का 1 केवल डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी वाला। निम्न में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है। साथियों सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है, इसका सही जवाब है थोरियम। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। 2 संख्याएं जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है वह संख्याएं ज्ञात कीजिए।
चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इसका योग कितना दिया हुआ है 28। तो x प्लस वाई बराबर लिखते हैं 28, ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। दूसरा कंडीशन दिया है गुणनफल 187 है, यानी कि x और y का गुणनफल कितना है 187। तो यहाँ पर क्या करते हैं x गुना y बराबर क्या लिखते हैं 187। अब यहाँ पर एक फार्मूला का यूज करते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब आप लोग कहेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये होता है। तो बिल्कुल सही है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये भी होता है और ये भी होता है। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर और माइनस 4xy को घटाएंगे तो यही आपका निकल कर आएगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये भी होता है और ये भी होता है। तो यहाँ पर जो यूज होगा उसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे इसका। अब देखिए x प्लस वाई कितना 28 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 28 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस 4 गुना xy के जगह पे कितना 187, ठीक है 187। अब यहाँ पे देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो जब आप लोग 28 का स्क्वायर करके 4 गुना 187 करके घटाएंगे तो आपका निकल कर आएगा 36, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या होगा, स्क्वायर को जब इधर करेंगे तो ये निकलेगा √36, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6। इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। तो ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। अब आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। x प्लस वाई बराबर 28, x माइनस वाई बराबर 6। तो यहाँ से देखिए y से y कैंसिल, x प्लस x 2x और इधर क्या हो जाएगा 28 6 8 6 14 2 1 3 34, यानी x का मान कितना आ जाएगा 2 से 34 को कटाएंगे 17, यानी x का मान आ जाएगा 17 और y का कितना आएगा। तो x का मान 17 रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में। तो यहाँ पर अगर 17 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 28 में 17 को माइनस कीजिए, 8 में 7 गया 1, 2 में 1 गया 1, 11, यानी 11 17 हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 11 7 3 ... के 15 पदों का योग, ठीक है, यहाँ पे 15 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पर देखिए a का मान दिया है 11, d का मान कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो 7 में अगर 11 को घटाएंगे तो ये कितना आएगा -4। अब हमको यहाँ पर 15 पदों का योग निकालना है, यानी कि S15 निकालना है। तो 15 पदों का योग यानी कि n का मान दिया है 15। तो Sn का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर n का मान बैठा दीजिए 15/2 इंटू 2 गुना a का मान कितना है 11 प्लस फिर यहाँ पर n का मान 15 माइनस 1 गुना d का मान -4, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10th का क्वेश्चन है। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 22 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 में 1 घटाएंगे तो 14 और 14 गुना -4 करेंगे तो कितना होगा -96, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15/2 गुना, तो 96 में अगर हम 22 को घटाते हैं तो कितना आएगा, तो 96 में अगर हम 22 को घटाते हैं तो 6 में 2 जाएगा यहाँ पर 4 और 9 में 2 जाएगा 7, यानी कि -74 आएगा। 2 से -74 को काटिए तो 2 3 6 2 7 14 -37। अब -37 गुना अगर 15 करेंगे तो ये आएगा -255। देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डैश में SER विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताइए किसमें SER जो है विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, यकृत कोशिकाएं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यकृत कोशिकाएं।
अगला क्वेश्चन, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए व सही विकल्प को चुनिए। चलिए, बहुत ही शानदार शानदार इस बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले द्रव संयोजी उत्तक की बात कर लेते हैं। तो द्रव संयोजी उत्तक इसमें से क्या होगा, तो रक्त। ठीक है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक या फिर बोल सकते हैं द्रव संयोजी उत्तक है। तो एक का आपका हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर है उपकला उत्तक। तो त्वचा जो है एक उपकला उत्तक का उदाहरण है, इसे याद रखिएगा, त्वचा उपकला उत्तक का उदाहरण है। जोड़ों की सतह, तो जोड़ों की सतह में उपकला उत्तक पाया जाता है। कौन सा, जोड़ों की सतह में उपकला उत्तक पाया जाता है। ठीक है, और तंत्रिका उत्तक की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड एक तंत्रिका उत्तक का उदाहरण है। तो ये आपका ये हो जाएगा, जोड़ों की सतह में उपास्थि हो जाएगा। तो 1 का 3, 2 का 2, देखिए किस ऑप्शन में है, 1 का 3, 2 का 2 यहाँ पर भी है। आइए एक और देख लेते हैं, 3 का 4, देखिए 3 का 4 किस में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली वे कौन सी थी। तो मिलर और यूरे ने अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 और अमोनियम का NH4। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है, इसके 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया है, तो हेनरी कैवेंडिश ने। किसने किया है, हेनरी कैवेंडिश ने। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। अब तीनों में सबसे ठोस होगा स्टील, चारों में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, स्टील। इस बात को ध्यान रखिएगा। कल हमने आपको बताया था लोहा में ध्वनि का चाल कितना होता है, तो 5950 मीटर प्रति सेकंड, ये लोहा में ध्वनि की चाल है। अगर कांच में ध्वनि की चाल पूछ ले कितना होता है, तो याद रखिएगा 3980 मीटर प्रति सेकंड, ये कांच में ध्वनि की चाल है। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। इसका सही जवाब है गोदावरी नदी, दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में होता है। ठीक है, और ये नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है। गोदावरी नदी कहाँ जाकर गिरती है, तो गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, कावेरी नदी की बात करें तो दक्षिण की गंगा बोला जाता है कावेरी को, और दक्षिणी गंगा गोदावरी को। कावेरी नदी पर है मैट्टूर बांध। पूछा जाता है मैट्टूर बांध किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। कॉलम 1, कॉलम 2, वन्यजीव अभयारण्य राज्य। तो कोयना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। इतुरंगम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना में। तो तेलंगाना यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो 2 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर लिख देते हैं। और 1 का क्या हो जाएगा आपका सी। सरिस्का आप सभी जानते हैं राजस्थान में है। कहाँ पर, राजस्थान में, तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चंद्रप्रभा बचा, और ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, यूपी में। यूपी में, ठीक है। तो यूपी देखिए किस ऑप्शन में है, यूपी ऑप्शन बी में है, यानी कि इसका हो जाएगा बी। आइए अब मिला लेते हैं। तो 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए। 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए। केवल यहाँ पर ए ऑप्शन में ही इस प्रकार से दिया हुआ है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल
कौन थे? तो बिहार में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया कब? 1968 में। ध्यान रखिएगा, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 29 जून 1968 को। उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया गया है। राष्ट्रपति शासन के बारे में आर्टिकल 356 में बताया गया है और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। चलिए यहाँ पर गलत कथन को चुनना है। तो देखिए, बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पर इसका सही है। ठीक है, आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, ये गलत है। राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा जो है आज़ादी के पहले बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, क्योंकि बिहार विधान परिषद की स्थापना हुई थी 1912 में। कब होती है? 1912 में। और इसका पहला अध्यक्ष जो है सर राजा विजय भद्र सिंह था। फिर से रिपीट कर देते हैं, सर राजा, लिख लीजिएगा, विजय भद्र सिंह, ये बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। तो बी ऑप्शन गलत दिया है। बाकी भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा 1936 में मिला, बिल्कुल यहाँ पर इसका सही है। 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से गवर्नर प्रांत कहा जाता था, ये भी सही है। लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंधित थे। यानी कि लॉर्ड से उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से क्या संबंधित थे? जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंधित थे। तो ये थे सामंत, बता चुके हैं पहले भी। पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित थी? इसका सही जवाब है दिल्ली में। ठीक है, अगर आपसे पूछे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है तो अजमेर में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पूछे फतेहपुर सिकरी में। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो साथियों, इसरो का जो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है ये किस शहर में है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। 15 अगस्त 1969 को। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? इसका आंसर है वायु। वायु एक मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि वायु में विभिन्न गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी मिला होता है। तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। यदि tan a बराबर 1/2 है तो cos a का मान क्या होगा? तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। tan a बराबर क्या दिया है? 1/2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं tan a बराबर दिया है 1/2 और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार हमको निकालना है cos थीटा का मान, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार निकालना है और कर्ण निकालना है। तो आधार तो पहले से दिया है 2, यानी कि ऊपर 2 होगा। अब नीचे क्या होगा हमको कर्ण पता करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं सी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर 2 कहीं भी नहीं है। अब कर्ण कैसे निकालेंगे? तो आप सभी जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जुड़ आधार का स्क्वायर, ये होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण बराबर होगा अंडरवुड लंब का स्क्वायर। लंब 1 दिया है, 1 का स्क्वायर जोड़ आधार 2 दिया है, 2 का स्क्वायर।
तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि अंडर रूट 5 हो जाएगा, यानी कि 2/√5। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व मिराबियो और ओबेसियर ने किया था। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? सही जवाब है पुडलिंग, यानी कि संडोलन। हेनरी कोर्ट ने पुडलिंग प्रक्रिया का आविष्कार किया जिससे शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में लोहा को तांबे के साथ गर्म किया जाता था जिससे उसमें से कार्बन निकलकर शुद्ध लोहा प्राप्त होता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? इसके बारे में कई बार डिटेल्स में आपको बता चुके हैं। आंसर है शोक दिवस के रूप में। किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो इसका सही जवाब है 1936। ऐसे बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को होती है, लेकिन बिहार को राज्य का दर्जा मिला था पूर्ण रूप से 1936 में। ठीक है, क्योंकि 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, तो 1936 में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो 22 मार्च 1912 को। डेट आपको याद रखना है। जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या है? तो जल के अणु में बंध की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? हाइड्रोजन आबंध। अल्फा कण क्या है? तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। द्विआवेशित हीलियम आयन है। कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो पहले भी आपको बता चुके हैं, भारत में वनों को उनके प्रशासनिक उपयोग और संरक्षण के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि संरक्षित वन पहला वर्ग है, दूसरा है आरक्षित वन, तीसरा है कौन सा? अवर्गीकृत वन। इसमें से राज्य वन नहीं आता है। भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रैम्पेज। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 में शामिल की गई मिसाइल का नाम क्या है? रैम्पेज। ठीक है, रैम्पेज जो है यह एक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है गोटबाया राजपक्षे। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है शशि थरूर को। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है? देखिए, एंटी मिसाइल क्या होता है? तो ऐसी मिसाइल जो अन्य मिसाइलों को नष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है उसको एंटी मिसाइल बोला जाता है। और S-400 जो है एंटी मिसाइल का उदाहरण है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चलिए साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 42 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।